हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे काव्य गुण के बारे में। कोई भी काव्य हम पढ़ते हैं उनमें गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, आप सभी को पता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे काव्य गुण के बारे में। तो काव्य गुण की परिभाषा है, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म हैं, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। मतलब काव्य में जो रस को उत्पादित करते हैं, काव्य में रस को उत्पन्न करने वाले जो विशेष गुण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। काव्य में रस को उत्पन्न करने वाले जो विशेष गुण होते हैं उन्हें हम काव्य गुण कहते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि काव्य के जो मूल तत्व हैं वो क्या है? रस है। क्या है? काव्य का मूल क्या है? रस है। और रस का जो धर्म क्या है? गुण है। रस का धर्म गुण है और गुण के बगैर रस संभव नहीं है। गुण के बगैर रस की संभावना नहीं है। तो काव्य गुण की परिभाषा है, किसी भी काव्य में रस को उत्पन्न करने वाले जो विशेष गुण हैं वे काव्य गुण कहलाते हैं। और बहुत सारे आचार्य हैं जो कि काव्य गुण की संख्या अलग अलग मानते हैं। कोई अलग मानता है, कोई कुछ मानता है। तो जो आचार्य भरत मुनि है, भरत मुनि काव्य गुण की संख्या कितनी मानते हैं? 10 मानते हैं। दंडी 10 मानते हैं। आचार्य वामन ये 20 मानते हैं। आचार्य भोजराज ये 24 मानते हैं। तो काव्य गुण की सबसे ज़्यादा काव्य गुण मानने वाले भोजराज हैं। कौन है? भोजराज है। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सबसे अधिक काव्य गुण की संख्या किसने माना है? तो आचार्य भोजराज ने माना है। वेद व्यास कितना मानते हैं? 19 मानते हैं। उसके बाद से है भामह 3 मानते हैं। आनंदवर्धन ये भी 3 मानते हैं। आचार्य मम्मट ये भी 3 मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ ये भी 3 मानते हैं। और जगन्नाथ ये भी कितना मानते हैं? 3 काव्य गुण मानते हैं। भरत मुनि 10 मानते हैं। दंडी 10 मानते हैं। भरत मुनि का अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने काव्य गुण होते हैं। और सर्वमान्य देखा जाए तो काव्य गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। सर्वमान्य सर्वमत अगर देखा जाए तो काव्य गुण 3 होते हैं, जो कि है पहला माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा है हमारा प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, काव्य गुण के अंतर्गत जो मेन 3 गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, हम उन तीनों गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा माधुर्य गुण। क्या है? माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण की परिभाषा है, काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? माधुर्य। किसी भी कार्य को पढ़ने से आपके हृदय में अगर मधुरता का संचार होता है तो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। ठीक है। इसे मेन जो होता है संबद्ध रस होता है। क्या होता है? संबद्ध मन रस होता है। जैसे कि माधुर्य गुण के अंतर्गत हमारा होता है श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस और वात्सल्य रस। इन सभी रसों से युक्त जो भी पंक्तियां आपको दिखाई देंगी वहाँ पे क्या होगा? हमारा माधुर्य गुण होगा। जैसे पहले दिया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या दिया है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति है। और इस वाक्य को पढ़ने में, इस सेंटेंस को पढ़ने में हमारे हृदय में मधुरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? मधुरता का भाव उत्पन्न हो रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई ने जो लिखा है, तो इसमें मधुरता का संचार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। इसी तरह है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सूरदास की पंक्ति है। तो पहले तो आप ये भी देख सकते हो कि वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य रस जहाँ भी होगा वहाँ पे आपका क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसको पढ़ने से हमारे हृदय में क्या होता है? मधुरता का भाव जागृत होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माधुर्य गुण। इसमें क्या होता है? अनुनासिक और अनुस्वार वाले जो भी वर्ण होते हैं इसमें अधिकतर आते हैं। क्या होता है? अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता रहती है। माधुर्य गुण के अंतर्गत ये भी होता है, जो ट वर्ग वाले व्यंजन होते हैं ये नहीं आते हैं। जो ट वर्ग वाले व्यंजन होते हैं इसको रास वर्ड भी कहा जाता है। ट वर्ग को, ये कानों को सुनने में थोड़ा सा चुभने जैसा लगता है, जैसे ट, ठ, ड। तो ये जो भी ट वर्ग के जो व्यंजन होते हैं इसमें नहीं आते हैं। संयुक्ताक्षर नहीं आता है। और दीर्घ समासिक युक्त पद जो होते हैं ये आपको माधुर्य गुण के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगा। तो माधुर्य गुण के अंतर्गत हमने पढ़ा कि पढ़ने से क्या होता है? हृदय में मधुरता का संचार होता है। और इसमें क्या होता है? हमारा श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस और वात्सल्य रस।
इस लाइन को पढ़ने से ही आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और माधुर्य गुण के लिए जो भी आपको पंक्तियाँ दी जाएंगी, जो भी काव्य रहेंगे, तो आप पढ़ के बता सकते हो कि वहाँ उसमें कौन सा गुण होगा। तो जिस भी पंक्ति में आपको श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस और वात्सल्य रस देखने को मिलता है, वहाँ पे हमारा माधुर्य गुण होता है। अगला है हमारा ओज गुण। क्या है? ओज गुण। काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति आदि का संचार होना क्या कहलाता है? ओज गुण होता है। किसी भी काव्य को पढ़ने से अगर हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है, उमंग, आवेश, स्फूर्ति आदि का जो संचार होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? ओज गुण होता है। इसमें जो मेन रस होते हैं वो होता है वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और क्या होता है? विभत्स रस। जिस भी पंक्ति में अगर आपको वीर रस, रौद्र रस, भयानक, विभत्स रस दिखाई देता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे? ओज गुण। क्या करेंगे? ओज गुण करेंगे। इसमें ट वर्ग की प्रधानता रहती है। माधुर्य गुण में ट वर्ग नहीं आता है और ओज गुण के अंतर्गत ट वर्ग की प्रधानता होती है। और इसमें जो द्वित्व वर्ण होते हैं, जैसे आधा ग और पूरा ग, जैसे आधा क और पूरा क, आधा च पूरा च, आधा म पूरा म, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। तो इस तरीके से जो भी द्वित्व वर्ण होते हैं आपको ओज गुण के अंतर्गत अधिकतर दिखेगा। और संयुक्ताक्षरों की भी इसमें क्या होती है? प्रधानता रहती है, मतलब अधिकतर आपको दिखाई देगा। तो इसमें आप ओज गुण के अधिकतर के अंतर्गत आप समझोगे कि वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस जिस भी पंक्ति में दिखाई देता है वहाँ पे ओज गुण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इसको पढ़ने से क्या लग रहा है कि देशभक्ति के लिए मर मिटने की बात कही जा रही है, कि देश के लिए मर मिटने की बात कही जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। अगला है सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। और इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि कैसे झांसी की रानी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इसमें आपको देश के लिए मर मिटने की बात कही जाएगी, वीरता का पता चलेगा, रौद्र रूप का दिखाई देगा आपको, भयानक रस रहेगा और विभत्स रस रहेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। तो माधुर्य गुण और ओज गुण, आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही कोई कंफ्यूजन होगा कि माधुर्य गुण के अंतर्गत श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस और वात्सल्य रस आते हैं। और ओज गुण के अंतर्गत वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस आते हैं। और ओज गुण के बाद हमारा आता है कौन सा? प्रसाद गुण। तीसरा हमारा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की परिभाषा है, कवि से हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाती है। कि मतलब अगर आप काव्य को पढ़ते हो तो उससे हमें क्या? शांति की अनुभूति होती है और हमारा चित्त क्या होता है? प्रसन्न होता है, मतलब हमारा मन जो होता है वो प्रसन्न होता है। तो वहाँ पे क्या कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। इसके अंतर्गत समस्त रस आते हैं। अभी हमने माधुर्य गुण के अंतर्गत और ओज गुण के अंतर्गत देखा है कि माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, करुण रस आते हैं और प्रसाद उसके बाद से हमने ओज गुण के अंतर्गत देखा है कि उसमें विभत्स रस आते हैं, वीर रस आता है ऐसे। और इसमें प्रसाद गुण के अंतर्गत इसमें जो समस्त रस आते हैं, क्या आते हैं? समस्त रस आते हैं इसमें। और आगे दिया है सरल सीधे शब्दों में रचना होती है। प्रसाद गुण के अंतर्गत सबसे इसमें सही चीज़ यही लगता है कि इसके अंतर्गत जो भी रचनाएं होती हैं वो क्या होता है? एकदम सिंपल होता है, मतलब आप पढ़ोगे और आपको सीधे सीधे वो समझ में आ जाएगा। आपको काव्य को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। इसमें अस्पष्टता होती है, जो भी इसके काव्य होते हैं उसमें अस्पष्टता होती है और यही इसका प्रधान गुण होता है, सरल सीधे शब्दों की रचना होती है। इसमें उदाहरण दिया है, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। इसको पढ़ के ही सीधे सीधे हमें इसका भाव पता चल रहा है। ऐसे ही अगला है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तुलसीदास की पंक्ति है कि जिसकी जैसी भावना होती है, वो जो प्रभु की मूर्ति होती है उसको देख के उनको वैसा ही फील होता है, उसको उसी तरीके से वो देखते हैं जिसका जैसा भावना रहता है। ऐसे ही अगला दिया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है और इसको पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ इसमें कौन सा होगा? प्रसाद गुण होगा।
तो ये आई होप कि आप प्रसाद गुड़ को भी समझ गए होंगे। इसमें समस्त रस होते हैं और इसका जो भी पंक्ति होगा उसको आपको पढ़ के ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सा होता है, इसके काव्य को पढ़ने से हमें शांति प्रतीत होता है। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दिया है ओज गुड़ के संबंध में ओज गुड़ का संबंध किस रस से है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रस के बारे में दिया है और पूछ रहा है कि ओज गुड़ में कौन सा रस होगा, रौद्र रस, शांत रस, करूड़ रस और श्रृंगार रस। तो इन चारों में से कोई एक रस होगा जो कि ओज गुड़ का है। तो आपको पता है करूड़ रस, श्रृंगार रस और शांत रस ये किसके हैं, माधुर्य गुड़ के हैं। किसके हैं, माधुर्य गुड़ के हैं। और ये जो हमारा रौद्र रस है ये किसका है, ओज गुड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रश्न लिखा है ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट, अभी इसके पहले हमने देखा है, डिस्कस किया है कि किस आचार्य ने कितने काव्य गुण को माना है। तो उसमें आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण को माने थे, बाकी ये 2 गलत है, 8 और 10 गलत है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रसाद गुण भी आपको समझ में आया होगा आई होप। और काव्य गुण के अंतर्गत माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। आगे की वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।